2 मॉडल और 3 घूंघट वाली बहू का ससुराल में बंटवारा। गायत्री मंदिर में पूजा करके हाथ में पूजा की थाली लिए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ औरतें रोक लेती हैं और रोक कर कहती हैं, अरे गायत्री बहन, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस अभी मंदिर से पूजा करके आई हूँ, अब अपने घर जा रही हूँ। मेरी तीनों घूंघट वाली बहू ने सारा काम करके रखा होगा, अब बस जाकर नाश्ता करूंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी। बहुत किस्मत वाली हो बहन, जो तुम्हारी तीनों घूंघट वाली बहू इतनी संस्कारी हैं, वरना तो आजकल की लड़कियां इतनी मॉडर्न होती हैं, उन्हें जरा भी बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। अरे ना ना, लिहाज की बात करियो, मेरी तीनों बहू तो बड़ों के सामने अपना घूंघट ही ऊपर नहीं करती, हमेशा घूंघट में रहती हैं। इसी बात की तो मेरी तीनों बहू की तारीफ है। अच्छी बात है भगवान, ऐसी बहू जो है हर किसी को दे, कम से कम किसी का घर तो बस जाए, वरना तो मेरी बहू कोई देख लो, शहर से आई और मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे जब देखो किसी ना किसी बात पर कलेश करती रहती है और ऊपर से हर हफ्ते पार्टी क्लब या अपनी किटी पार्टियों में पहुंच जाती है। अरे ऐसी बहू होने से अच्छा होता कि मैं अपने बेटे की शादी ना करवाती। ये कहानी तो हर गांव में घर घर की है, अब क्या ही कर सकते इन मॉडर्न बहुओं का। अब बहन करना कुछ नहीं है, बस लगाम खींच कर रखनी पड़ती है। अगर सही समय पर सही लगाम पकड़ के रखो तो बहुओं को काबू कर सकते हैं। अब ऐसे मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है, तो अब मैं घर निकलती हूँ, बाकी की बातें मैं फिर कभी कर लूंगी। ऐसा कहकर गायत्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी तीनों घूंघट वाली बहू घर में काम कर रही होती है। कोई बर्तन साफ कर रही होती है, तो कोई घर की साफ सफाई कर रही होती है, तो वहीं तीसरी गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। ये देखकर गायत्री को बहुत संतुष्टि होती है और वो सोफे पर बैठकर अपने आप से कहती है, अब तो बस मेरे दोनों बेटे ही रह गए हैं, उनकी शादी और हो जाए, उसके बाद तो मैं गंगा स्नान करने चली जाऊंगी, लेकिन बहू अपनी तीनों घूंघट वाली बहू जैसी ही लेकर आऊंगी। गायत्री ऐसा सोच ही रही होती कि तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जाओ निशा बहू, जरा देख कर आओ कौन है जो इस समय आया है। कहीं विक्रम और साहिल तो नहीं आए? वो दोनों नैनीताल घूमने गए थे, तुम्हें तो याद ही होगा। लगता तो मुझे भी यही है माँ जी, चलो मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। निशा ऐसा कहने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वहाँ विक्रम और साहिल दोनों ही खड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ 2 मॉडर्न छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां भी होती हैं, जिन्हें अपने घूंघट के अंदर से देखकर निशा देखती रह जाती है। और तभी वो अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी, ये विलायती एंटीक पीस आप कहाँ से उठा कर ले आए? माँ जी ने इन्हें इतने छोटे कपड़ों में देख लिया तो वो तो बेहोशी हो जाएंगी। जाइए पहले इन्हें इनके घर छोड़ आइए और उसके बाद घर के अंदर आना। भाभी जी, अपनी ही देवरानियों को घर से भगा रही हो? क्या आपको अपनी देवरानियां पसंद नहीं आई? भाभी, ये दोनों हमारी पत्नियां हैं, आप इनका स्वागत नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही निशा बहुत हैरान रह जाती है और वो फौरन भागते हुए अपनी सास के पास पहुंच जाती है। अपना घूंघट पकड़कर संभालते हुए वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ देवर जी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, दोनों ने शादी कर ली है और गृह प्रवेश करवाने की बात कर रहे हैं, चलो जरा दरवाजे तक चलो। निशा के कहने पर गायत्री हड़बड़ाते हुए उठती है और दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी 2 अंग्रेजन बहू को पहली बार देखती है। इतने छोटे कपड़े देखकर गायत्री अपने दोनों बेटों से गुस्से में कहती है, बेटा ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने? कहां से लेकर आए हो तुम दोनों इन दोनों लड़कियों को? जहां से भी लाए हो इन्हें इनके घर छोड़ाओ, इस घर में इनको जगह नहीं मिलने वाली। हम जानते हैं कि हमने बिना बताए आपसे अपनी मर्जी की पसंद की लड़कियों से शादी कर दी, लेकिन अगर हम आपको अपनी पसंद की लड़कियां दिखा देते तो आप उनसे हमारी शादी नहीं करवाती। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें अपनी मर्जी से शादी करनी पड़ी, और अब यही हमारी पत्नियां हैं, और अगर हमारी पत्नियों के इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। साहिल और विक्रम ऐसा कहने के बाद अपनी मॉडर्न पत्नियों के साथ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अपने बेटों को जाते हुए देख गायत्री की ममता उमड़ जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को रोक लेती है। रुको रुको, कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिद पर अड़ ही गए हो तो ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारी दोनों पत्नियों का इस घर में स्वागत है। ना चाहते हुए भी गायत्री को अपनी दोनों मॉडर्न बहू को घर के अंदर बुलाना पड़ता है। इसके बाद गायत्री के दोनों बेटे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन
उसकी तीनों बहू और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पहले दिन से ही दोनों मॉडर्न बहू अपनी ही मर्जी के कपड़े और खाना पीना करती हैं। ये देख गायत्री को अच्छा नहीं लगता है। बहू, क्या तुम अपने ससुराल में ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी? देखो अपनी जेठानियों से कुछ सीखो, वो कितना लंबा घूंघट करके पूरे घर के काम कर लेती है। सारा टैलेंट इनके अंदर ही भरा हो जैसे। तुम्हें भी साड़ी या सूट तो पहनना ही चाहिए। अब तुम तीनों की शादी जो हो गई है, शादी को हुए अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ और आपने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। आपको क्या लगता है आपके बोलने पर हम अपने कपड़े चेंज करके कुछ और पहन लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक मुझे मेरे डैडी ने नहीं बोला तो तुम्हारी कौन सा मैं सुनने वाली हूँ। मेरा जो दिल करेगा मैं वही पहनूंगी। अगर तुम्हें हमें ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो, वही काफी होगा। मैं तो अपनी शॉपिंग करने जा रही हूँ। किसी को मेरे साथ चलना है तो चल पड़ो, वरना यहाँ पर इन तीनों गवार और हमारी बूढ़ी सास के ताने सुनती रहोगी। नायरा के कहने पर खुशबू और प्रियंका भी उसके साथ चली जाती। ये देखकर बेचारी गायत्री को बहुत बुरा लगता है। अब एक तरफ उसकी 3 घूंघट वाली बहू थी जो घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से लेकर चलती थी, तो वहीं अब उसकी 2 मॉडर्न बहू थी जो हमेशा अपनी मर्जी ही करना चाहती थी। और इसी के चलते वो दोनों मॉडर्न बहू अपने पतियों को बंटवारे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं और इसी के चलते वो घर का बंटवारा भी करवा देती है। लेकिन बंटवारे में वो दोनों मॉडर्न बहू अपनी तरफ सारा लग्जरी सामान करवा लेती हैं और बेचारी तीनों घूंघट वाली बहू की तरफ कुछ नहीं छोड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन नायरा को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और रात में वो परेशान हो रही होती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। खुशबू, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। उस दिन घर पर कोई नहीं होता। नायरा की आवाज सुनते ही जैसे ही खुशबू उसके पास आने वाली होती है, उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उनके चिल्लाने की आवाज से तीनों घूंघट वाली बहू उनके पास दौड़ी चली आती हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट करवा देती हैं, जहां उनका इलाज होता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपनी सास और अपनी तीनों जेठानियों से माफी मांगती हैं। हमने घर का बंटवारा करवा दिया और इतना कुछ किया, आप लोगों की एक नहीं सुनी, उसके बाद भी आपने हमारी इतनी मदद की। हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है, हमें माफ कर दो। हाँ, मुझे भी अपनी गलती पर पछतावा है, हमें माफ कर दो। तुम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें अब हमारी बात भी माननी होगी और एक समझदार बहू की तरह अपने ससुराल में रहना होगा। नायरा और खुशबू दोनों ही अपनी सास और देवरानी की बात मान लेती हैं, जिसके बाद वो उनसे साड़ी पहनना सीखती हैं और खाना बनाना और घर को संभालना भी सीखती हैं। इसी के बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। की साड़ी। कविता और सुरेश के 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे की शादी वो कर चुके थे और 2 बड़े बेटे कबीर और सोहन के लिए घर पर रिश्ता आया था, जिन्हें कविता चाय नाश्ता परोसती है। अरे, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? खाइए खाइए। अरे, आपके दोनों बेटे नहीं आए हैं, उन्हें देख लेते तो फिर बात आगे बढ़ा देते। जी, मैं उन्हें बताना ही भूल गई कि मैंने आपको बुलाया है। फोन उठा नहीं रहे हैं, बस आते ही होंगे। रोज तो इसी टाइम तक आ जाते हैं। इतने में कविता के 4 बेटे आ जाते हैं। अरे, तुम आ गए? अच्छा कबीर, मोहन, तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, अच्छे से बात करना। क्या? माँ, भैया आप कुछ बोलेंगे? 1 मिनट, माँ आपने हमें बताया क्यों नहीं? और ये सब क्या है? एक बार आप हमसे पूछ भी तो सकती थी ना? नहीं ना? खैर, हमें कोई रिश्ता नहीं देखना। हम दोनों भाई आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं। कविता जी, आपका लड़का क्या कह रहा है? आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। कबीर, मोहन, ये सब क्या है? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों भाइयों को अभी शादी नहीं करनी। वैसे भी हम किसी और से प्यार करते हैं, तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, आपके दोनों लड़के तो पहले से ही लड़कियों को पटा रखे हैं। जब ऐसे ही था तो हमें बुलाया है क्यों यहाँ? स्वीटी, शिवानी, चलो यहाँ से। गुस्से में नम्रता अपनी दोनों बेटियों को वहां से ले जाती है। जाने के बाद कविता अपनी दोनों बेटों को बहुत सुनाती है। और चढ़ाओ इन्हें सर पर, तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। माँ को कुछ मत बोलिए। माँ, हम दोनों ने अपने पसंद की लड़की को ढूंढ लिया है और हम उसी से शादी करेंगे।
हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। आज बाहर के लोगों के आगे। तुम दोनों भी बता दो। सुमित साहिल, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद है तो बता दो। मैं अभी मर जाना चाहती हूँ ये सुनने से पहले। नहीं माँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तुम दोनों बस मेरी मर्जी से शादी करोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। कविता के गुस्से के आगे सब खामोश हो जाते हैं और अगले दिन ही दोनों बेटे अपनी काली प्रेमिका काव्या और अंबिका को शादी करके घर ले आते हैं, जहां कविता उनका गृह प्रवेश भी नहीं करती। अच्छा, तो तुम दोनों हो वो कलमोही जिनकी वजह से मेरे बेटों ने मुझसे इस तरीके से बात की है, मेरा अपमान किया है। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। इस घर में आ सकती हो लेकिन मेरे दिल में बहू बनने की जगह कभी नहीं पाओगी। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम अपना बीपी हाई मत करो, अंदर चलो, करने दो इन दोनों को जो करना है। सास ससुर अंदर चले जाते हैं। दोनों बहू बेटे बिना गृह प्रवेश के अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अंबिका मोहन से कहती है, हमने आपको कहा था ना, हम दोनों बहनों से शादी मत कीजिए। हम काली हैं, हमारी वजह से माँ जी ने आप दोनों को कितना सुनाया और वो नाराज भी हैं। तुम फिक्र मत करो अंबिका, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ भी कब तक काम करेगी, थक जाएगी तो भाभी को ही पुकारेंगी। जी ये लीजिए, पी लीजिए, आपको प्यास लगी थी ना। अगले दिन दोनों काली बहू तैयार होकर रसोई में चाय नाश्ता देती हैं, जिसे सास ससुर नाराज होते हैं। तुम दोनों के हाथ का कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। माँ जी, पापा जी, आप दोनों अपनी चारों बहू बेटी से नाराज हैं, ठीक है, पर खाने पर गुस्सा मत उतारिए। प्लीज खा लीजिए, मैं रख कर जा रही हूँ। हाँ माँ जी, और आपके लिए कम मिर्च का चीला भी बनाया है। तुम दोनों के हाथ का खाने से अच्छा है मैं अपने दोनों बेटों की शादी कर बहू ले आऊं। कम से कम दहेज तो लाएंगे। तुम दोनों काली बहू तो वो भी नहीं लाई हो। कविता की ऐसी बातों से दोनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सुरेश कविता को समझाता है और दोनों चाय नाश्ता कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में कविता अपने दोनों छोटे बेटे की शादी अमीर घर की प्राची और शिप्रा से कर देते हैं, जो कि दहेज लाई थी, और कविता उन्हें बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर अपनी काली बहू पर अत्याचार करती है, बार बार सफाई तो कभी खाना बनवाती है, खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू कहती हैं, माँ जी, दीदी और मैं पुरानी साड़ियों से बोर हो चुके हैं, आप हमारे लिए कोई नई साड़ी ले आइए। हाँ माँ जी, कुछ ऐसी अलग साड़ियाँ दीजिए कि हमने कभी पहनी ही ना हो। ठीक है, ढूंढती हूँ मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी। माँ जी, साड़ी हमारी भी खराब हो चुकी है, बहुत समय से ली नहीं है, आप दिला दीजिए। मुझे भी माँ जी। अरे यहाँ क्या खीर पूरी बट रहे हैं जो तुम कल्लो माई को भी मैं दे दूं? मैंने ये सब अपनी गोरी बहुओं को कहा है। 5 महीने गुजर जाते हैं। दोनों गोरी बहू गर्भवती हो जाती हैं और काली बहू ये खुशखबरी नहीं दे पाती। इस बात का ताना गोरी बहू और कविता काली बहू को देती हैं। अरे तुम दोनों से मैंने कहा था ना कि मेरी बहू के आसपास मत भटका करो। जाकर इन दोनों के लिए जूस लेकर आओ। और तुम दोनों ये लो, मैं तुम्हारी साड़ी ढूंढने गई थी ना, इतने महीनों बाद अच्छी सी साड़ी मिली है, बर्फ की साड़ी। दोनों पहन कर देखो और बताओ। ओ वाह, थैंक यू माँ जी, आपने इतनी डिफरेंट साड़ी लाने के लिए, हम अभी पहनते हैं। अरे शिप्रा, आराम से, जानती हो ना हम दोनों गर्भवती हैं। दोनों बहू बर्फ की साड़ी पहन कर आती हैं और अपनी सास को दिखाती हैं, तो छुपकर रोते हुए अंबिका कहती है, दीदी आप देख रही हो ना हमारे साथ कितना अत्याचार होता है। अभी तक माँ जी ने हमें अपनाया ही नहीं। अपने दोनों गोरी बहू के लिए बर्फ की साड़ी लाई है। हाँ देख रही हूँ, पर कोई बात नहीं, वो दोनों गर्भवती हैं और हमसे छोटी भी तो हैं। सही कहा आपने। सुबह से शाम तक दोनों गोरी बहू बर्फ की साड़ी पहनकर घूमती हैं, जिससे उन्हें ठंड लग जाती है और वो कांपने लगती हैं। हाँ, अपने आप ये साड़ी पहनकर तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ दीदी, मेरे तो दांत किटकिट हो रहे हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहीं हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा। हे भगवान, तुम दोनों तो कांप रही हो, ये क्या हाल बना लिया है। अंबिका, तुम जाकर 2 गर्म कंबल लेकर आओ, मैं सूप बनाती हूँ। फिर अंबिका अपनी दोनों देवरानियों को गर्म कंबल उड़ा देती है और काव्या सूप बनाकर अपने हाथ से पिलाती है। तुम दोनों का तो माथा भी तप रहा है, बुखार काफी ज्यादा है, ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ, पहले दोनों साड़ी चेंज कर लो। जी जेठानी जी। दोनों अपनी बर्फ की साड़ी बदल लेती हैं और दोनों जेठानी अपनी देवरानी के माथे पर पट्टी रखती हैं। तभी कविता उन दोनों को ऐसे देखकर उनके हाथ से पट्टी लेकर फेंक देती है
और दोनों बहू को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्भवती बहू के पास आने की? कहीं तुम दोनों की काली परछाई उन दोनों पर पड़ गई तो वो भी तुम्हारी तरह काली हो जाएंगी। माँ जी, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए। उन दोनों की फिलहाल तबीयत ज्यादा खराब है, तेज बुखार है, हमें उनकी मदद करने दीजिए। हाँ माँ जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों पर भी खतरा हो सकता है। तभी धीरे धीरे उठकर शिप्रा आती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? हम दोनों की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी दोनों जेठानी ने हमारी मदद की, जबकि हमने और आपने दोनों को कितना सुनाया है, और आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं। मुझे डर लग रहा है। काव्या, जेठानी जी, अस्पताल ले चलिए मुझे। तभी दोनों जेठानी और देवरानियों को कार में बिठाकर वो अस्पताल ले जाती है, जहां घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि उन्हें निमोनिया की शिकायत हो चुकी है। कुछ देर बाद दोनों ठीक ठाक घर आ जाती हैं और काली बहू उनका बहुत ख्याल रखती हैं। ठीक होते ही देवरानियां कहती हैं, दीदी, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको सच में बहुत भला बुरा कहा, फिर भी आपने हमारी मदद की, अस्पताल ले गई। शुक्रिया जेठानी जी, और अब हमें समझ आ गया है कि रंग रूप में कुछ नहीं रखा, इंसान का दिल आप जैसा अनमोल होना चाहिए। शिप्रा बहू, प्राची बहू, तुम दोनों सही कह रही थी। मैंने अपनी दोनों बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जबकि इन दोनों ने तो घर संभाला है। मुझे भी माफ कर दो बहुओं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम दोनों को भी मैं बर्फ की साड़ी दूंगी, बस ज्यादा देर मत पहनना। इसका मतलब माँ जी, अब आप हमसे नाराज नहीं हैं? नाराज तो तुम लोगों को मुझसे होना चाहिए। अब सब ठीक हो चुका है। जी माँ जी। इस तरह कविता अपनी दोनों काली बहू को अपना लेती है, उनका गृह प्रवेश करती है। वो दोनों भी कुछ देर के लिए बर्फ की साड़ी पहनती हैं और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।